अब हम फैंग को देखते हैं जो कैटाकॉम्ब से बाहर आ जाता है, जहां वो अपने साथ डिमोनिक बीस्ट और एनर्जी स्टोन्स को लेकर आया था। ये देखकर सभी हैरान भी थे और उसकी तारीफ किए जा रहे थे। तभी ओल्ड मैन डिमोनिक बीस्ट के पास आते हुए उसे देखने लगते हैं। तब फैंग बताता है ये आपका नहीं है बल्कि ये डीन का है। ये सुनकर वो गुस्सा करते हुए कहते हैं अगर मुझे पहले पता होता कि इतना आसान है इस बीस्ट को हराना तो मैं खुद वहाँ पर चला जाता। तुम संभल के रहना, यहाँ पर सरीना किसी भी वक्त आती होगी। अगर उसे पता चलेगा तुमने किसी और के लिए डिवाइन वेपन को प्रिपेयर किया है तो वो तुम्हें जान से मार देगी। तभी वहाँ पर एक फिनिक्स को देखा जाता है। ये सरीना के पावर का झलक था। अब वो रैंक 7 में कन्वर्ट हो चुकी थी और पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल भी। फिर फैंग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगता है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। ये सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। तब सरीना उससे पूछती है तुम इतने अमीर कैसे बन गए और किस रैंक पर हो, जिस पे फैंग बताता है वो अभी रैंक 5 पर है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए पूछती है मुझे गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं है ना, और इतनी जल्दी तुम रैंक 5 भी बन गए। तब फैंग स्माइल करते हुए अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है कि कैसे वो कैटाकॉम्ब में गया था और वहाँ पर 2 रैंक 7 वालों को मार दिया और साथ ही साथ हजारों सोल्जर्स को भी। मैंने वहाँ पर 2 डिमोनिक बीस्ट को अपने कब्जे में किया था मगर मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ सबक सिखाकर छोड़ दिया। ये सुनकर सरीना सीरियस होते हुए पूछती है क्या ये सच बात है, जिसपे फैंग हाँ बोलने लगता है। तब ओल्ड मैन कहते हैं इसकी बात पर बिलीव मत करो। ये बोलने के लिए कुछ भी बोल देता है। तभी सरीना उसे गले लगाते हुए कहती है तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये देखकर फैंग शर्माते हुए सोचने लगता है ये सरीना इतनी अच्छी कब से बन गई, मुझे इनके इस रूप को देखने की आदत नहीं हुई है। अब हम एनर्जी चैम्बर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत तेजी से आवाज आती है कि मैं रैंक 5 में ब्रेक थ्रू हो गया। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि किन की थी जिसने 6 पाउंड एनर्जी स्टोन्स का यूज करके ब्रेक थ्रू कर लिया था और बहुत ज्यादा खुशी मना रहा था। इधर फैंग के पास सॉन्ग का कॉल आता है जो उसे बताता है वो कल्टीवेट कर रहा था मगर अचानक से उसकी बॉडी गोल्डन हो गई। मैं अभी पीक रैंक 5 पर हूँ मगर मैं रैंक 5 में ब्रेक थ्रू नहीं किया हूँ। क्या मुझे अपने आप को रैंक 5 का मानना भी चाहिए? ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई? तब वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर फैंग उसे बताता है कि उसका हेड पहले ही होन हो चुका है और ऊपर से वो एक म्यूटेंट है, इसीलिए ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आ सकते हो। ये कहकर फैंग कॉल कट कर देता है। फिर फैंग किन को बताता है सॉन्ग पीक लेवल 5 पे पहुंच चुका है। ये सुनकर तो किन को सदमा लग जाता है और वो कहने लगता है अभी तो मैं रैंक 5 पर पहुंचा हूँ और वो 6 पे पहुंचने वाला है। तब फैंग कहता है अब तुम इंफीरियर समझना बंद करो और अपने मेहनत से कल्टीवेट करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जरूर फ्यूचर में इम्प्रूव कर लोगे। उसकी बात सुनकर किन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है थैंक यू मुझे मोटिवेशन देने के लिए। अभी मेरे पास पैसों की तंगी चल रही है इसलिए मुझे तुम 10 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। ये सुनकर फैंग उसे गुस्से में मना कर देता है। अब हम देखते हैं फैंग और जी आपस में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि अभी हाल ही में मार्शल आर्ट्स स्कूल में बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और सभी बंदों को एक साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तब जी उसे सलाह देती है क्यों ना हम एक टेस्ट रख ले, इसके बिहाफ पर हम उन्हें सेलेक्ट करें। जिस पे फैंग बताता है ऐसा हम कर तो सकते हैं मगर बाकी के स्कूल ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब जी बताती है कि जीसान कैटाकॉम्ब भी ओपन हो चुका है, सभी स्कूल एक प्रोग्राम अनाउंस कर रही है जिसमें वो सभी लोअर रैंक को कैटाकॉम्ब में भेज रही है ताकि उन्हें हल्का एक्सपीरियंस मिल सके। तब फैंग एक डॉक्यूमेंट को देखते हुए बताता है ये डॉक्यूमेंट मार्शल स्कूल ने भेजा है, ऐसा लग रहा है जैसे हायर अप्स वालों को पहले से पता है उन्हें सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जी तुम्हें और बाकी सभी को कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे फ्यूचर में जाकर सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये सुनकर जी सोचने लगती है फैंग कितना काइंड हैंडसम है, इसने जो पैसे कमाए थे वो सारे पैसे इसने स्कूल को दे दिए बच्चों की हेल्प करने के लिए। इधर फैंग सोच रहा था मुझे अपने फैमिली के लिए सब प्लान करके चलना पड़ेगा। अब हम फैंग को युवान के पास देखते हैं जहाँ वो उससे उसका वाइटलिटी पूछता है जिसपे वो बताती है उसका वाइटलिटी 182 कैलोरी है और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। जिसपे फैंग बताता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अब तुम अपना लोअर लिम टेम्पर करने वाली हो या फिर अपर लिम। जिसपे युवान कहती है लोअर लिम को। तब फैंग उससे गाल खींचते हुए कहता है अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर एक बार तुम मार्शल आर्ट्स बन गई तो तुम्हारे सामने बहुत सारे डेंजरस सिचुएशन आएंगे जिसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तब वो कहती है फैंग तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरे टीचर ने बोला है मार्शल आर्टिस्ट बनना सम्मान की बात होती है और ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। फिर फैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो और एक राजकुमारी की तरह केयर फ्री लाइफ जियो,
मगर किसी को भी नहीं पता आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सुनकर युवान बोलती है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर आपको फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए होगा तो मुझे बता देना। जिस पे फैंग कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारा ब्रेक थ्रू में हेल्प करने के लिए और एक ऑफिशियली मार्शल आर्टिस्ट बनाने के लिए। तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। ये सुनकर वो कहती है, मुझे पता है मैं बहुत ही जीनियस हूँ, मगर तुम भी औसम हो। मेरे टीचर ने बोला है तुम इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो। जिस पर फैंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अपने भाई का नाम डुबाना नहीं पड़ेगा। चलो अब ट्रेनिंग रूम में जाकर ब्रेक थ्रू करते हैं। ये सुनकर युवान खुश हो जाती है। अब हम ट्रेनिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ युवान खुश होते हुए कह रही थी, मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गई। इधर फैंग के पास एक बंदा अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए बताता है, मार्शल आर्ट्स यूथ कंपटीशन वाले चाइनीज आर्टिस्ट माउ स्कूल में जा रही है एक्सचेंज करने के लिए। ये सुनकर फैंग पूछता है ये किस टाइप का कंपटीशन है, जिस पे वो बंदा बताता है, नाम से ही पता चल रहा है ये मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन है जिसमें 30 उम्र से कम वाले बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाइनीज टीम इस बार आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए आई है इंस्ट्रक्टर के साथ, ना कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में। ये सुनकर फैंग पूछता है, अच्छा तो ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर से मिलने के लिए आया है, इसका मतलब जितने भी ग्रैंड मास्टर है वो 30 साल से कम के होंगे। मुझे लग रहा है ये सभी यंगस्टर्स है जिन्हें अभी इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। डीन को नोटिस भेज दो और उन्हें रेडी रहने को बोलो ताकि हम इन सभी का स्ट्रेंथ चेक कर सके। अगर वो एक्सचेंज के लिए सीरियस है तो हमें एक ट्यूटर को अरेंज करना पड़ेगा जो कि सेम स्ट्रेंथ का होगा। उसके बाद हम एक बस को देखते हैं जहां वो सभी यंगस्टर्स माओ की तरफ बढ़ रहे थे। वहां एक मोटा सा स्टूडेंट था जो कि रैंक 6 पर था। वो कहता है क्या हो गया, अगर मैं उन्हें हरा नहीं पाया तो मुझे जीतने और हारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब दूसरा बंदा फी कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम हारने वाले क्यों हो, क्योंकि तुम एक नंबर के लूजर हो लूजर। जिस पे मोटा बोलता है, सभी ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो, ये मेरी गलती नहीं है कि हम यहाँ पर कम्पीट करने के लिए आए हैं। जिस पे एक लड़की जीसू बोलती है, चुप हो जाओ तुम दोनों और बार बार हारने की बात मत करो। उसके बाद पूरे स्टूडेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं। तब उनका टीचर उन्हें शांत रहने को बोलता है, मगर बाद में वो भी थक जाते हैं और उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। इधर हम जी को देखते हैं जो कि फैंग को देखते हुए सोचती है, जब से इसने अपनी बहन की हेल्प की है ब्रेक थ्रू करने में, तब से ये इस रूम में बैठकर बहुत सारे बुक्स पढ़े जा रहा है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है, मगर ये बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। इधर फैंग रैंक 6 में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़े जा रहा था ताकि वो जल्दी से ब्रेक थ्रू कर पाए। पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना माथा पीटना शुरू कर देता है। तभी उसे याद आता है यहाँ पर एक्सचेंज टीम आने वाली है। ये बात याद करके वो काफी खुश हो जाता है कि चलो अब पैसे कमाने की बारी आ गई है, क्या पता कुछ हाथ में आ जाए। ये बात सोचकर वो एविल फेस बनाए जा रहा था और दूर से जी उसकी तारीफ किए जा रही थी। अब हम फैंग को देखते हैं जिसे देखकर ओल्ड मैन पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फैंग कहता है, मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए यूथ कंपटीशन के मार्शल आर्टिस्ट का वेलकम करने आया हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करने को बोलते हैं। ये सुनकर फैंग इसके पीछे का कारण पूछता है, जिस पे ओल्ड मैन दुखी होते हुए बताते हैं उनके साथ रैंक 9 के मास्टर आ रहे हैं, वो मुझे अपने एक ही ब्रीथ में ही खत्म कर सकते हैं, इसीलिए तुम ऐसा कोई भी काम मत करना। जिससे उन्हें गुस्सा आए। फिर फैंग और ओल्ड मैन आपस में नोक झोंक करना शुरू कर देते हैं। इतने में ही वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को देखकर मोटा कहता है, ये सब तो बहुत ही वीक दिख रहे हैं, मैंने तो सुना था माऊ वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब उनका टीचर कहता है, माऊ सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वेलकम करता है, उन्हें भी एडमिशन देता है जो मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तब जीसू कहती है, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट है जैसे फैंग। ये स्टूडेंट तो 2 साल पहले मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था, मगर अब वो रैंक 9 पर पहुंच चुका है। तब मास्टर बताते हैं ये बात सच है। ये सुनकर मोटा शॉक्ड होते हुए बताता है, मैंने कल्टीवेशन करना तब स्टार्ट किया था जब मैं 10 साल का था और मैं रैंक फर्स्ट पे 14 साल में पहुंचा था और रैंक 4 18 साल में। मैं 22 का था जब मैं रैंक 5 पे पहुंचा था, अब मैं 26 की उम्र में रैंक 6 पे पहुंचा हूँ। तब वो कहते हैं वो स्टूडेंट बहुत ही अलग है, उसने पूरे चाइना में अपने दम पर नाम बनाया है। फिर वो मनी मन सोचते हैं वो बच्चा नॉर्मल नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। उनकी बात सुनकर जीसू पूछती है, क्या फैंग यहाँ पर है। जिस पे मास्टर बताते हैं, हाँ वो यहाँ पर सबसे यंगेस्ट है। उसे देखते हुए मोटा कहता है, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा। जिस पे उसका साथी पूछता है, तुम आखिर उसके लुक से उसके स्ट्रेंथ को कैसे जज कर सकते हो। जिस पे जीसू कहती है, ठीक है वो हैंडसम है। तभी फैंग वहाँ पर आकर उनका वेलकम करता है। तब मोटा पूछता है, क्या तुम फैंग हो और क्या तुमने 2 साल पहले कल्टीवेट करना शुरू किया था। जिस पर फैंग कहता है, मैं यहाँ पर आप सभी को
इस जगह का टूर देने के लिए आया हो। क्या ये सच है कि तुमने रैंक 6 को जान से मारा है? जिस पर फैंग हंसते हुए कहता है, वो मेरे हाथों से मरा तो था, मगर लगता है वो पहले से इंजर्ड था। मैं तुम सबके साथ कम्पीट भी नहीं कर सकता। तुम सब रैंक 6 पर हो ना। चलो अब मैं तुम्हें एनर्जी रूम और वाइटिलिटी रूम दिखाता हूँ, जो पूरे चाइना में फेमस है। ये सुनकर फी पूछता है, क्या तुम उस ट्रेनिंग रूम की बात कर रहे हो जो एनर्जी स्टोन्स को बर्न करता है? तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको इस बारे में पता है? फिर वो कहता है, हाँ मैंने उसे बहुत बार देखा है, मगर वहाँ का एनर्जी इम्प्योर होता है, इस कारण से हम उसे यूज नहीं करते। हमारे पास मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग है जो पूरा एनर्जी स्टोन से बना हुआ है। ये सुनकर तो फैंग के मुंह में पानी आने लगता है और मनी मन सोचता है, ये तो बहुत सारा एनर्जी है, इसका मतलब ये सब बहुत अमीर है। तब फैंग कहता है, मैं तुम सबको रिजर्व रूम दिखाता हूँ, वहाँ पर रैंक 7 का बीस्ट है, हम उसका यूज डिवाइन वेपन को बनाने के लिए करने वाले हैं। तब मोटा कहता है, अगर एक इंसान रैंक 7 तक नहीं पहुँचा, पता है, तब वो डिवाइन वेपन का यूज वो एक नॉर्मल वेपन की तरह यूज कर पाएगा और उसके हाथ में वो डिवाइन वेपन बिल्कुल यूजलेस होगा। हम सब ने अपने साथ एक डिवाइन वेपन खरीदा है, ये बूट्स रैंक 7 के हैं। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या तुम सबके पास डिवाइन वेपन है? तब जीसू बताती है, ये मोटा बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारे पास वाइटिलिटी नहीं है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। फिर मोटा अपने साथियों के पास आकर बोलता है, हम सब हमेशा से शो ऑफ करना चाहते थे, मगर इस बार हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे लगा था ये फैंग बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, मगर ये तो मामूली सा लग रहा है। इधर फैंग उनकी बातें सुनकर पगला रहा था कि ये सब तो चलते फिरते गोल्ड है गोल्ड, क्या मैं इनकी चीजें लूट सकता हूँ? फिर फैंग उनके पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबसे कुछ पल के लिए जेलस हो गया था, मैंने तुम सबको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तुम सब तो हमारे देश के हीरो हो हीरो। फैंग को देखकर वो सब सोचने लगते हैं, ये तो रो रहा है। फिर जीसू उसके पास आकर उसे टिश्यू देने लगती है और रोने से मना करती है। तभी एक बंदा कहता है, ये फैंग तो ह्यूमर्स के हिसाब से काफी अच्छा है। ये सुनते ही जीसू उस बंदे का मुंह बंद कर देती है। फैंग ने भी उसकी बातें सुन ली थी और उससे पूछता है, तुमने मेरे बारे में क्या सुना था? मगर वो सब बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तब फैंग कॉल करके अपने साथी को कहता है, वो सभी साउथ की तरफ आ रही है, इसीलिए उस एरिया को खाली करवा दो, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तब वो बंदा मतलब किन कहता है, ठीक है, और कॉल काटते ही बोलता है, फैंग का सिग्नल आ चुका है, वो सभी बंदे बहुत ही रिच है, अब इस बार बड़ा हाथ मार सकते हैं। ये सुनकर जैंग पूछता है, क्या फैंग का दिमाग खराब हो गया है? तब किन कहता है, तुम्हें क्या लगता है फैंग को इस छोटे से पैसों की चिंता है? हम लोगों को अपने स्किल से नहीं लूटते, क्या हमें टीचर्स ने नहीं बोला है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि वो सब अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए? तुम बस हमारा साथ देते रहो, नहीं तो याद रखना फैंग तुम्हें बेच देगा, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। इधर हम फैंग को देखते हैं जो उन सभी को मार्शल आर्ट्स के ऑफिस में लेकर जाता है। वो सभी अभी बाहर ही खड़े हुए थे और इधर किन बोले जा रहा था, उन सभी बंदों को तो मैं धो दूंगा, मैं उनसे थोड़े ना डरता हूँ, आने दो उन सभी को मेरे सामने, फिर मैं बताता हूँ। जैंग उसे चुप करवाने का ट्राई करता है, मगर वो नॉन स्टॉप बोलते जाता है। तभी एंट्री होती है फैंग की। वो आते ही किन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, चलो अभी के अभी इन लोगों से माफी मांगो। तब किन गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रैंक 6 पर है ना, मैं इन जैसे 10 बंदों को हरा दूंगा, अगर तुम्हें नाटक करना है इनके सामने कमजोर बनने का तो करो, मगर मैं नहीं करने वाला हूँ। इन सभी बच्चों ने तो अपने सामने ब्लड भी नहीं देखा है, मगर जब ये अपने सामने खून की बारिश देखेंगे तब इन्हें पता चलेगा। ये सुनकर फैंग गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। इधर फिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये किन है, क्या हमें ये नीचे दिखा रहा है? फिर फैंग कहता है, मुझे माफ कर दो, ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर फिन गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है इस स्टूडेंट को हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, इसने हमारे सामने ही हमारी बेइज्जती की है, आखिर माओ स्कूल में हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तब किन कहता है, क्या मैं तुम सबसे डरता हूँ? फैंग, अगर तुम असली में मर्द हो तो इन्हें बता दो, इन जैसे 10 बंदों को हमारा एक ही साथी हरा सकता है, तुम इन्हें सच नहीं बता रहे हो, तुम हमेशा की तरह दूसरों के सामने डरपोक बनने का ट्राई कर रहे हो। चलो अब मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू का बात करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी फिन गुस्से में बोलता है, ओए टकले, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? फिर मोटा आगे आते हुए बोलता है, मैं अपने स्कूल के लिए चुप बैठा था, मगर अब मुझे नहीं लगता मैं इस टकले की बकबक सुन सकता हूँ। ये सुनकर फैंग और किन हंसते हुए सोचते हैं, ये तो जाल में फंस गए। फिर किन कहता है, ठीक है, हम लड़ने के लिए रेडी है, मगर बिना बेनिफिट्स के कोई भी फायदा नहीं है, ऐसा करो 50 बिलियन का बेट लगाओ, 5 बंदे
तुम्हारी साइड से फाइट करेंगे और 5 बंदे हमारी साइड से। तब फैंग कहता है अगर किन तुम फाइट करना चाहते हो तो कर लो, मगर 50 बिलियन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? फिर किन कहता है तुम्हें पता भी है मैं इतने बार कैटाकॉम्ब में जा चुका हूँ और अपनी जान से खेला हूँ, मगर फिर भी 100 होनिंग फ्रूट्स ही खाया हूँ। ये सुनकर मोटा बोलता है इसने 100 होनिंग फ्रूट्स तो खा लिया, मगर तुम सबने तो कहा था ये गरीब है। तब जीसू कहती है हम अमीर है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड के कारण से हमारे पास स्टोरेज में तो कुछ भी नहीं है। फिर एक बंदा कहता है मुझे एनर्जी स्टोन्स नहीं बल्कि होनिंग फ्रूट चाहिए। फिन कहता है मुझे डेमोनिक बीस्ट चाहिए। तभी किन की नजर मोटे के बूट्स पर पड़ती है और वो उसे मांगता है। तब वो डरते हुए बताता है ये डिवाइन वेपन है और मुझे रैंक 7 में ब्रेक थ्रू करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तब किन कहता है मुझे 5 डिवाइन वेपन चाहिए, अगर तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो यहाँ से निकलो। ये सुनकर फैंग उसे मारते हुए कहता है डिवाइन वेपन कितना प्रीसियस है तुम्हें पता भी है? तुम ऊपर से 5 डिवाइन वेपन मांग रहे हो। सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो ऐसे ही फालतू की बातें बोलता है। ये सुनकर वो सभी गुस्से में कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम सब हार जाएंगे? एक फाइटर के लिए बेट लगाना आम बात होती है, बिना बेनिफिट के कोई भी नहीं लड़ता है। तब फैंग डरते हुए कहता है हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी हार सकता है। और मनी मन खुश होते हुए सोचता है मोटे अब तो तू गया और अब कटने के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के और 500 कमेंट्स। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही आ जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।